स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि डेंगू पर काबू पाना मुश्किल हो गया। एक दिन में 39 नए मरीजों की तस्दीक हो गई। शहर के मजीद 1279 मुकामात से लार्वा बरामद। अस्पतालों में डेंगू बुखार के 36 मरीज बदस्तूर जेर इलाज हैं। डेंगू की शिद्दत बरकरार है। शहर में 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 39 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। हालिया बारिशों की वजह से मच्छरों की अफजाइश में भी इजाफा हो गया। शहर के मजीद 1279 मुकामात से डेंगू लार्वा बरामद हुआ। अभी आपको बताएं कि निगरान विफाकी वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली चैम्बर ऑफ कॉमर्स में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वैकॉम एक बहुत लोगों का अंडरस्टैंडिंग है, कोई कानून है, कोई कानून नहीं। कानून इट्स अ कॉन्सेप्ट। हमें मुल्क में डिफरेंट जगहों पर प्राइसिंग स्ट्रक्चर ठीक करना है, लेकिन एट द सेम टाइम हम कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि जिस इलाके की रिसोर्स है उसका फर्स्ट राइट होगा। प्राइसिंग उसका राइट नहीं है, प्राइसिंग हमारा राइट है, फेडरल गवर्नमेंट, लेकिन उसका राइट है। अब अगर हम साउथ और नॉर्थ की प्राइसिंग सेम क्यों नहीं कर सकते? बिकॉज साउथ में नेचुरल गैस ज्यादा इस्तेमाल होती है, नॉर्थ में कम होती है, यहाँ पर एलएनजी ज्यादा है, तो हम दोनों को बराबर नहीं कर सकते। अगर हम करते हैं तो हम आज की तारीख में एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की खिलाफ वर्जी करेंगे। आज की तारीख में अगर फ्यूचर में साउथ में भी नेचुरल गैस कम हो जाएगी इंडस्ट्री के लिए, तो फिर इवेंचुअली हो सकता है कि बराबर हो जाए। लेकिन हमें इस वक्त हर रोज गैस सेक्टर पाकिस्तान का 100 करोड़ रुपए का नुकसान करता है। 100 करोड़ रुपए का साल के हम 350 अरब रुपए का नुकसान करते हैं। उस नुकसान की वजह से हुआ यह है कि पाकिस्तान में जो बाहर की एक्सप्लोरेशन कंपनियां थी वो छोड़ के चली गई। आज हमारे मुल्क में जो एक्सप्लोरेशन होती है गैस की और ऑयल की, वो 10 साल पहले के मुकाबले में $3.5 अरब से कम होती है। अगर हमने ये नुकसानात ना किए होते गैस सेक्टर में, अगर हमने पेमेंटें एक्सप्लोरेशन कंपनीज को की होती, अगर वो ना जाती ये मुल्क छोड़ के, तो आज शायद मुल्क में हमारे पास अपनी गैस और ऑयल ज्यादा होता। शायद हम एलएनजी उतनी इंपोर्ट ना कर रहे होते, शायद गैस की प्राइस इंडस्ट्री के लिए कम होती। लेकिन अब ये सब कुछ हो चुका है, तो दैट इज द रियलिटी दैट वी आर लिविंग इन। हम ये कर रहे हैं कि हमने एक फैसला किया है कि इस वक्त जो गैस के हालात हैं, पिछले साल में सुई नॉर्थ के एमडी बैठे हुए हैं, 18 से 20% से कम हो गई है नेचुरल गैस इस मुल्क में। दैट्स अ ह्यूज नंबर। एलएनजी की इंपोर्ट बढ़ रही है, तो कुछ अर्से पहले तक तो ये बात थी कि पूरे मुल्क में गैस की प्राइसेस बढ़ेंगी, लेकिन हमने एक प्रिंसिपल फैसला किया है कि नॉर्थ के लिए तो गैस की प्राइस हम नहीं बढ़ा रहे, जो है वही रहेगी फिलहाल, उसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। साउथ के लिए गैस की प्राइस इसलिए बढ़ानी होगी कि वो एक डिस्टॉर्शन है और नेचुरल गैस जो है वो वहां पर बहुत सस्ती दी जा रही है, तो वहां पर हम गैस की प्राइस बढ़ाएंगे। हम गैस की प्राइस नॉर्थ के लिए कम इसलिए भी नहीं कर सकते कि हम आईएमएफ के प्रोग्राम के अंदर हैं। हम कोई फिस्कल डेफिसिट नहीं बढ़ा सकते जो आईएमएफ ने ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है। हमारी एक और कंपल्शन ये है कि मुल्क में जो टैक्स कलेक्शन है पाकिस्तान में, वो 9% टू जीडीपी है। अब इतने कम टैक्स कलेक्शन के साथ जब रेवेन्यू हमारा जब तक नहीं बढ़ेगा, उस वक्त तक हमारा फिस्कल डेफिसिट खत्म नहीं होगा। तो ये हमारी कंपल्शन है। आईएमएफ का प्रोग्राम, 350 बिलियन का लॉस, पास्ट की प्राइसिंग, जो ईएनपी सेक्टर के अंदर एक्सप्लोरेशन कम हो रही है, ये तमाम चीजें हमने इनहेरिट की हैं। एक चीज जो हम करेंगे, हम क्रॉस सब्सिडाइज बहुत ज्यादा करते हैं, जिसकी वजह से इंडस्ट्री को नुकसान होता है। तो हम जो गैस प्राइसेस चेंज करेंगे, उसमें डोमेस्टिक की भी प्राइसेस हम चेंज करेंगे, लेकिन उसमें जो लो इनकम तबका है उसके ऊपर हम बर्डन ज्यादा नहीं डालना चाहते। तो उसका हम टैरिफ की जगह उनके ऊपर एक फिक्स चार्ज लगा देंगे जो 500 रुपए पर मंथ से कम होगा। ये हमारी कोशिश है। लेकिन डोमेस्टिक को भी इसके अंदर अपना कंट्रीब्यूशन देना होगा, स्पेशली जो रिच क्लास है। इस वक्त पाकिस्तान में जो गांव में गरीब आदमी है वो एलपीजी का सिलेंडर लेता है जो 4,500 रुपए का पड़ता है उसको पर यूनिट, और शहरों में जो हमारी अमीर क्लास है वो बहुत ही सस्ती गैस इस्तेमाल कर रही है।
तो जो हम 60% के बाद जो बाकी 40% लोग हैं वो जिस तरीके से जो ज्यादा गैस कंज्यूम करता है उसकी प्राइस बढ़ती जाएगी। एक प्रोग्रेसिव स्केल होगा, जो हाईएस्ट स्केल होगा जो कि रिचेस्ट क्लास है मुल्क में, उसका प्राइस एलपीजी के करीब तक निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत गौहर एजाज एप्टिमा हाउस में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। तो $10 बिलियन, 7.5 टेक्सटाइल का, $2.5 बिलियन में सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है इनकी एनर्जी कॉस्ट का। अब जो एनर्जी कॉस्ट में आपने बात कही, आप बिल्कुल जो है SNGPL में इनकी कॉस्ट इस वक्त जैसे आपने कहा 50% नेचुरल गैस है, 50% इनके पास जो है वो LNG है जो अवेलेबिलिटी थी, उसके तहत आपने टैरिफ इनको दिया हुआ है जिस टैरिफ पे ये इस वक्त पिछले 4 महीने से चल रहे हैं। अगर ये टैरिफ कंटिन्यू कर जाए जो है वो इस अगले 9 महीने, तो ये सनत जो है वो किसी भी सूरत में एनर्जी में कम्पीट कर जाएगी। चाहे सिंध की रेट कम भी है तो भी मैं समझता हूँ कि पंजाब को जो है वो नॉर्थ को अपने हिसाब से चलना चाहिए। सिंध के अंदर जैसे अभी मिनिस्टर साहब ने समझाया कि आपको ये समझना पड़ेगा कि उनके पास नेचुरल सप्लाई गैस की ज़्यादा है, बैकअप भी हो तो उस सूरत में भी उनका फर्स्ट राइट है गैस का। इस वक्त 75-25 पे उनकी गैस की कीमत तकरीबन $5.6 पे पहुंच चुकी है, लेकिन नेचुरल गैस की कीमतें बढ़ रही हैं, उसकी बढ़ने की वजह से उनकी कीमत भी बढ़ेगी। अब जो आपका मसला है वो मैं मसला पेश कर देता हूँ कि कुछ यूनिट्स लगे मेरे साहब, उनको गैस जो है वो एवरेज प्राइस पे नहीं मिल रही, उनको जो है उन यूनिट्स को गैस जो है वो सिर्फ LNG चार्ज हो रही है एक्सपोर्ट, जबकि जब हमने पहले पॉलिसी बनाई थी तो सबको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री को पूरी को एक गैस की कीमत चार्ज हो रही थी, जिसकी कीमत जो है पहले चार्ज होती रही $7.5 और उसके बाद बढ़ के उसकी कीमत $7.5 हुई। तो ये कीमत लेकिन पूरी इंडस्ट्री को जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सबको हम एक कीमत चार्ज कर, अब 2 कीमतें हो गई। एक कीमत हो गई है ऐसे प्लांट्स जो कि पहले जिनकी नेचुरल गैस के कनेक्शन थे और उनको हम RLNG के साथ ब्लेंड करके 50-50 8.5 दे रहे हैं, लेकिन जिसने नई सनत लगाई जो कि मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो इंडस्ट्री मेरे एक्सपोर्ट के जो टारगेट्स हैं उनको मीट करना है, नए उसको हम $13 चार्ज कर रहे हैं, तो वो कम्पीट नहीं कर सकती। यही प्रॉब्लम मुझे सिंध में भी है। मैं कल सिंध में भी जा रहा हूँ कि वहाँ पे भी जो नई सनत लगी है उसको हम $13 चार्ज कर रहे हैं और जो पहले सनत लगी हुई है उसको $5.6। हमने सिस्टम में लेके आना है इन सबको ताकि हम सब की एक कीमत कर सकें, हम इंडस्ट्री के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ना करें। क्या तो डिस्क्रिमिनेशन विद इन द इंडस्ट्री, पहले हम प्रोविंसेस की डिस्क्रिमिनेशन है, फिर हम विद इन द इंडस्ट्री डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। तो मेरा पॉइंट है कि हमें सबको एक कीमत पे सनत को चलाना चाहिए, जैसे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री के लिए हमने पहले बनाई थी। दैट इज़ माई फर्स्ट टेक ऑन दिस। दूसरी बात आपने बड़ी खूबसूरत की कि ₹6 व्हीलिंग चार्ज था और अब ₹28 हुकूमत ने डिमांड कर दी। तो आपने खुद अभी बताया कि ₹7 का फ्यूल है और ₹18 की कैपेसिटी है जो कि ₹25 बनता है। ₹3 के और भी चार्जेस हैं वो जो कि हमारे पास आते हैं, तो ₹28 की टोटल कॉस्ट है। तो ₹28 की कॉस्ट है, ₹42 का बिल है, तो ₹14 उसका डिफरेंशियल जो लगता है एक, और ₹18 का कैपेसिटी चार्ज एक, तो ये ₹32 है। उस ₹32 में से मतलब पूरी कैपेसिटी वो लेना चाहते हैं व्हीलिंग में, उसके अलावा और चार्जेस इन ₹14 में से भी 10 लेना चाहते हैं व्हीलिंग में। तो वो तो इसका मतलब है कि सनत किसी सूरत में व्हीलिंग पे जा ही नहीं सकेगी। व्हीलिंग की जो एक्चुअल कॉस्ट है मिनिस्टर साहब, चाहे वो ₹3 है चाहे वो 4 है, 1300 मेगावाट का यहाँ पे पावर प्लांट तैयार है पंजाब गवर्नमेंट का। पंजाब के लिए सोल्यूशन हम ये लेके आए हैं मिनिस्टर साहब कि पंजाब का ये जो पावर प्लांट इस वक्त RLNG बेस तैयार है, उसको आप व्हीलिंग एक ट्रायल बेसिस पे, जिसमें तमाम सनत को देंगे, सिर्फ टेक्सटाइल नहीं, तमाम इंडस्ट्रियल स्टेट्स को भी देंगे, जो B3 B4 का कनेक्शन है, जिसमें 3% से कम लाइन लॉसेस हैं, जिसमें हमें मैनेजमेंट भी आसान है, जो कि हमारी मेजर सनत है जिसमें $10 बिलियन में से 7.5 उसने बढ़ाना है। उसके लिए मैं उस सिस्टम में लेके जाना चाहता हूँ कि वो 1300 मेगावाट व्हीलिंग पे उस सिस्टम पे चले जाए और ना हुकूमत पे कोई बर्डन पड़ा, ना किसी किस्म की सब्सिडी आई, और एक जो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सर्विस है व्हीलिंग की, वो एक्चुअल कॉस्ट ऑफ सर्विस उस ट्रायल बेसिस पे उस 1300 मेगावाट पे इंडस्ट्री को चला दें। ये $10 बिलियन हमारे पास मौजूद है। ये जो सनत यहाँ पे सामने सनतकार बैठे हैं, और ये सनतकार ये $10 बिलियन इसी साल में
मुझे अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि हम 30 जून तक अपना एक्सपोर्ट का टारगेट, जो पिछले साल 27 बिलियन डॉलर हुई थी, मैं 37, मुझे हुकूमत ने 32 का टारगेट दिया, मैं इनको 37 का टारगेट दे रहा हूँ। मुझे हुकूमत की तरफ से 32 है, इनके लिए टारगेट 37 बिलियन डॉलर है। तो मेरा पॉइंट है, इनके लिए दो ज़रूरी बातें हैं, और हर दिन जो गुजर रहा है, वो हर दिन गुजरता हुआ जो है वो इज़ लूजिंग आवर कैपेसिटी, जो कि बंद पड़ी। तो मैं सब, इट इज़ यू आर दी चेयरमैन ऑफ द कैबिनेट कमेटी ऑन एनर्जी, माई पॉइंट इज़ हमने ये बातें डिस्कस की हैं। मेरा दिल था कि आप आके सनतकारों के सामने इनकी कैपेसिटी इनके मुंह से खुद सुन लें। ये 7.5 बिलियन डॉलर चार्ट बना के बैठे हैं कि ये 16.5 से उठा के ये 25 बिलियन डॉलर की एक्सपोर्ट कर देंगे। ये सब लोग खड़े हैं, लेकिन अगर हम इनको कहेंगे कि 14 रुपए की जो कॉस्टें हैं चोरी की, जो इनकी नहीं है, इनकी तो लाइन लॉस ही 3% है, 100% इनकी रिकवरी है। लेस्को जरा मुझे बता सकते हैं इनकी रिकवरी कितनी? सब पूरी है, 100% रिकवरी। आप मुझे बता सकते हैं इनके लाइन लॉसेस B3 B4 के कितने? 3% इनके लाइन लॉसेस हैं, 100% की रिकवरी है। ये आप लेस्को से भी चेक कर सकते हैं, फेस्को से भी कर सकते हैं, मैं भी, तीनों की गवाही सामने। अब 3% का मतलब है 50, अगर 28 रुपए है टोटल आपकी कॉस्ट, तो 3% का मतलब तो 84 पैसे बनता है। मैं तो कह रहा हूँ ना 84 ना चार्ज करें, जो एक्चुअल कॉस्ट है आप 3 रुपए चार्ज कर लें, लेस्को को प्रॉफिट भी दें उसमें, और इनको व्हीलिंग चार्ज करके एक ऐसे, ताकि हम ये 10 बिलियन डॉलर खजाना पड़ा है हमारे पास एक्सपोर्ट का, उसको ले सकें। और दूसरा सबसे बड़ा मैसेज मेरा ये है कि आपके लिए डोमेस्टिक की बहुत बड़ी मार्केट खुलने जा रही है। आपको अंदाजा ही नहीं है कि डोमेस्टिक मार्केट, जो गवर्नमेंट ने SIFC ने काम किया है, कि जो क्रैकडाउन किया है स्मगलिंग के ऊपर, 3.5 बिलियन डॉलर का सिंथेटिक फैब्रिक पाकिस्तान में आ रहा था, वो तमाम सिंथेटिक फैब्रिक का ऊपर व्यू लिया गया है, और आपको जल्द इसकी खुशखबरी आ रही है। आपकी सनतें इंशाल्लाह ताला, मैं ये समझता हूँ कि आप पाकिस्तान के, अगर पाकिस्तानियों को कपड़ा पहना सकें जो सिंथेटिक इंडस्ट्री है, तो आपकी इंडस्ट्री 3 गुना ग्रो कर जाएगी। जो ये सारा कपड़ा स्मगल्ड गुड्स, ये सारा का सारा कपड़ा, ये जो ट्रांजिट में आ रहा था, अफगान ट्रांजिट में, इस तमाम कपड़ा, इस 3.5 बिलियन डॉलर उसकी वैल्यू तो ऑफिशियल है 1 ट्रिलियन रुपी। ये तमाम मार्केट्स आपके लिए खुलने लगी है, डोमेस्टिक मार्केट। तो ये एक खुशखबरी है आपके लिए कि ये जब स्मगलिंग रुकेगी, आपकी सनतें चलेगी, तो ना सिर्फ आपकी एक्सपोर्ट चलेगी, आपकी डोमेस्टिक भी मार्केट भी, डोमेस्टिक कॉमर्स भी आपके पास चलनी चाह रही है। दूसरी चीज़ जो आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि डॉलर्स, हम हमेशा कहते थे कि जनाब जो है वो एक्सपोर्ट को फ्री मार्केट जो है वो डॉलर्स मिलना चाहिए। तो आज जो है हमने आपकी जो है वो बिल्कुल आपकी ख्वाहिश पूरी कर दी है कि जो मार्केट, ओपन मार्केट का रेट है, वो ओपन मार्केट का रेट अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त इंटर बैंक मार्केट से रेट नीचे चला गया। तो उसकी वजूहत क्या थी? उसकी वजूहत अगस्त के महीने का जब आपको मैं हिसाब बताऊं, 4.4 बिलियन डॉलर की इंपोर्ट थी, 2.4 की एक्सपोर्ट थी, और 2.1 की रेमिटेंस थी। तो हमारे इंटर बैंक में तो 100 मिलियन डॉलर ज्यादा थे। तो डिवैल्यूएशन कैसे हो गई 286 से 306? क्या मसला पड़ गया कि 290 से 350 हो गया, और जिसके पीछे हमारी इंटर बैंक भी बढ़ा, महंगाई भी बढ़ी, सारा पैनिक हो गया। उस 3 चीजें थी, स्मगलिंग, दूसरी चीज थी फ्लाइट ऑफ कैपिटल, तीसरी चीज थी हमारे मुल्क में जो है नैब तरमीम 2022 का लदम होने पर नैब केसेस बहाली का मामला। नैब लाहौर ने 112 रेफरेंसेस दोबारा एहतसाब अदालतों में जमा करवा दिए। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस बहाल हो गया। रमजान शुगर मिल्स का रिकॉर्ड लाहौर की एहतसाब अदालत में जमा करवा दिया गया। बात करेंगे जमालुद्दीन जमाली से। जमालुद्दीन बताइएगा। जी बिल्कुल, नैब तरमीमी जो ऑर्डिनेंस था, उसको जो नैब तरमीमी बिल था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कलअदम करार दे दिया था, जिसके बाद ये रेफरेंसेज बहाल हुए हैं। 112 जो रेफरेंसेज हैं जो वापस नैब को भिजवाए गए थे, अब नैब की जानब से वापस एहतसाब अदालत में जमा करा दी गए हैं। अब इनके ट्रायल दोबारा से शुरू होंगे। तो जहाँ ट्रायल खत्म हुआ था, जहाँ रुका था, उधर से ही दोबारा वो शुरू होगा। इस जो रेफरेंसेज बहाल हुए हैं उनमें जो बड़े बड़े रेफरेंसेज हैं वो हैं रमजान शुगर मिल, शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के खिलाफ है, इसको बहाल किया गया है। जबकि ख्वाजा साद रफीक और सलमान रफीक के खिलाफ पैरागॉन हाउसिंग सोसाइटी रेफरेंस जो है उसको जमा कराया गया है साहब अदालत में। स्पीकर पंजाब असम्बली सफैन खान के खिलाफ जनोट में मादनी जखायर के गैर कानूनी ठेकों के हवाले से रेफरेंस था, वो वापस है साहब अदालत में जमा कराया गया है।
जबकि पंजाब यूनिवर्सिटी के जो साबिक वाइस चांसलर हैं डॉक्टर मुजाहिद कामरान और दीगर के खिलाफ पंजाब यूनिवर्सिटी में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस था वो वापस जमा कराया गया है। इसका ये 112 रेफरेंसेज हैं, जिनमें काफी सारे ऐसे रेफरेंसेज हैं जो हाउसिंग सोसाइटीज के हैं और अफराद के खिलाफ हैं, जैसे पटवारी के खिलाफ गैर कानूनी असासाजात के रेफरेंस हैं, तो वो बहाल किए गए हैं और अब इनके बाद जो है अदालत इन मुल्ज़मान को तल्बी के दोबारा नोटिस जारी करेगी। बहुत शुक्रिया जमालुद्दीन जमाली, आप हमें अपडेट कर रहे थे। जर्मनी से ग्लोबल वाटर ऑपरेटर्स नेटवर्क का पानी के उन्वान पर ऑनलाइन इजलास, दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से शेयरिंग कमेटी मेंबरान की इजलास में शिरकत, चेयरमैन पाकिस्तान वाटर ऑपरेटर्स नेटवर्क सैयद जाहिद अजीज़ की शिरकत, पाकिस्तान वाटर ऑपरेटर्स नेटवर्क की जानिब से नेशनल कोऑर्डिनेटर ताहिरा जमीन ने शिरकत की है। पाकिस्तान में पीने के पानी और निकासी के हल के लिए हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया गया। मेंबरान का पानी के शोबे में दरपेश चैलेंजेस के आसान और जदीद हल पर तबादला ख्याल किया गया। ग्लोबल वाटर ऑपरेटर्स नेटवर्क में पाकिस्तान की नुमाइंदगी एजाज है, ये कहना था सैयद जाहिद अजीज़ का। उन्होंने कहा कि वासा, लाहौर और बेडापेस्ट वाटर के दरमियान इश्तराकी प्रोग्राम हो चुका है। वाटर इंजीनियर्स के लिए बैनुल अक़वामी तरबियती प्रोग्राम मुतारिफ करवाए जाएंगे। स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।